मित्रों, हमने हिंदू धर्म की कथाएं नाम से एक नया हिंदी चैनल आरंभ किया है। जो दर्शक प्राचीनतम भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में रुचि रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। पृथ्वीराज रासो नामक काव्य में पद्मावती समय नामक एक आख्यान भी दिया गया है। इस आख्यान के अनुसार पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नामक प्रदेश पर विजयपाल यादव नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम पद्मसेना तथा पुत्री का नाम पद्मावती था। एक दिन राजकुमार पद्मावती राजभवन के उद्यान में विचरण कर रही थी। उसी समय एक शुक अर्थात तोता पद्मावती के लाल होठों को बिंबा फल मानकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय राजकुमारी पद्मावती ने उस तोते को पकड़ लिया। वह तोता मनुष्यों की भाषा में बोलता था। उसने पद्मावती का मनोरंजन करने के लिए एक कथा सुनाई। इस पर राजकुमारी पद्मावती ने पूछा, हे शुकराज, आप कहाँ निवास करते हैं? आपके राज्य का राजा कौन है? इस पर शुक ने कहा, हिंदुओं के उत्तम प्रदेश हिंदुस्तान में दिल्ली नामक एक सुंदर नगरी है। उसके अधिपति राजा पृथ्वीराज चौहान हैं। वे 16 वर्ष के हैं तथा उनका बल देवराज इंद्र के समान है। उनके सभी सामंत भी अत्यंत पराक्रमी हैं। पृथ्वीराज की भुजा में भीमसेन के समान बल है। पृथ्वीराज 3 बार शहाबुद्दीन गोरी नामक राजा को पराजित कर चुका है। उसके धनुष के प्रत्यंचा की ध्वनि अत्यंत भयानक होती है। वह शब्दभेदी बाण चलाने में समर्थ है। राजा पृथ्वीराज वचन पालन में दैत्यराज बलि, दान में अंगराज कर्ण, सत्कार्यों में सम्राट विक्रमादित्य और आचरण में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के समान है। उसका जन्म कलयुग में दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है। वह 14 कलाओं से संपन्न तथा कामदेव के समान सुंदर है। शुक के मुख से राजा पृथ्वीराज की प्रशंसा सुनकर यादव कुमारी पद्मावती का मन पृथ्वीराज के प्रति अनुरक्त हो गया। परंतु पद्मावती के पिता विजयपाल ने पद्मावती का विवाह कुमाऊं प्रदेश के राजा कुमुदमणि के साथ निर्धारित कर दिया था। इसलिए राजकुमारी ने शुक से कहा, हे कीर, आप शीघ्र ही दिल्ली जाकर मेरे प्रिय पृथ्वीराज को बुला लाइए। राजकुमारी पद्मावती ने शुक को एक पत्र भी दिया, जिसमें उसने लिखा, हे क्षत्रिय कुलभूषण, मैं तन मन से आपसे प्रेम करती हूं। आप मेरा पाणी ग्रहण करके मेरे प्राणों की रक्षा करें। जैसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था, वैसे ही आप मेरा हरण करके मुझे कृतार्थ करें। शुक ने वायु वेग से दिल्ली पहुंचकर राजा पृथ्वीराज को राजकुमारी पद्मावती का पत्र दिया। पृथ्वीराज ने अपनी सेना एवं सामंतों को अपने साथ लेकर समुद्र शिखर नामक नगर के लिए प्रस्थान किया। उधर दूसरी ओर राजा कुमुदमणि भी कुमाऊं से बारात लेकर निकल पड़ा। जब इन दोनों राजाओं के समुद्र शिखर की तरफ रवाना होने के समाचार मोहम्मद गौरी को मिले, तो वह भी एक सेना लेकर समुद्र शिखर की ओर बढ़ने लगा। राजकुमारी पद्मावती को राजा कुमुदमणि के आगमन का समाचार तो मिल गया, किंतु राजा पृथ्वीराज का कोई समाचार नहीं मिला। इस कारण राजकुमारी पद्मावती अत्यंत व्याकुल हो गई। एक दिन अचानक शुक फिर से आया और उसने राजकुमारी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे प्रियतम समीप के शिव मंदिर में हैं, तुम शीघ्र ही वहां जाओ। पद्मावती नवीन वस्त्र धारण करके अपनी सखियों के साथ स्वर्ण थाली में दीप प्रज्वलित कर शिवालय पहुंची तथा माता पार्वती की पूजा करके
राजा पृथ्वीराज से मिली। राजा पृथ्वीराज ने पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे अपने अश्व पर बैठा लिया तथा अपनी राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो गया। यह दृश्य देखकर पद्मावती की सखियां आश्चर्यचकित रह गईं। उन्हें राजकुमारी पद्मावती एवं राजा पृथ्वीराज के प्रेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब राजा विजयपाल और राजा कुमुदमणि को राजकुमारी का हरण किए जाने के समाचार मिले तो वे अपनी अपनी सेनाएं लेकर पृथ्वीराज के पीछे दौड़े। इस पर राजा पृथ्वीराज तो दिल्ली की तरफ बढ़ता रहा, किंतु उसके सामंतों ने विजयपाल एवं कुमुदमणि का मार्ग रोका। पृथ्वीराज के सामंतों ने इन दोनों राजाओं को परास्त कर दिया तथा वे भी दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। मार्ग में मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों के साथ पृथ्वीराज के ऊपर आक्रमण किया। दोनों पक्षों में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की सेना परास्त हो गई। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया। दिल्ली पहुंचने पर राजा पृथ्वीराज ने दुर्गा मंदिर में राजकुमारी पद्मावती के साथ विवाह कर लिया। इतिहासविदों ने रानी पद्मावती के कथानक को मनगढ़ंत माना है, क्योंकि इतिहास में समुद्र शिखर नामक दुर्ग का उल्लेख नहीं मिलता है। इस युद्ध में दोनों ओर से तोपों का प्रयोग किया जाना लिखा है, किंतु 12वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में तोपें नहीं आई थीं। न उस काल में किसी तुर्क शासक के पास तोपें थीं। वस्तुतः राजा पृथ्वीराज की एक रानी का नाम पद्मावती था, जो कि मरुस्थल के राजा पालहन परमार की पुत्री थी। पद्मावती के भाई का नाम कतिया था, जो मरुस्थल का मंडलेश्वर था। जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे से ईस्वी 1180 का एक शिलालेख मिला है, जिसमें कहा गया है कि सम्राट पृथ्वीराज की आज्ञा से कतिया नामक मंडलेश्वर ने विजयपुर के लोकेश्वर मंदिर में पहला पाउल नामक ग्राम का दान किया था। इस ग्राम के साथ तड़ाग एवं विशाल वन खंड भी दान में दिए गए थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज की रानी पद्मावती की पहचान कानड़ के प्रबंध में उल्लिखित रानी पद्मावती से की है तथा उसे राजा पालहन की पुत्री बताया है, जो किराडू के आसपास का स्वामी था। इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों को काम में लेते हुए किसी लेखक ने रानी पद्मावती की प्रेम गाथा का रूपक खड़ा कर दिया तथा उसे पृथ्वीराज रासों में जोड़ दिया। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि रानी पद्मावती के आख्यान का ऐतिहासिक महत्व भले ही बहुत कम हो, किंतु साहित्यिक महत्व अवश्य है। इस कथा में रहस्य, रोमांच, छंद, अलंकार, विरह, मिलन, युद्ध एवं श्रृंगार आदि वे समस्त तत्व उपलब्ध हैं, जो एक श्रेष्ठ साहित्यिक रचना के लिए आवश्यक होते हैं। किंतु इसमें इतिहास बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। यह संभव है कि पृथ्वीराज रासों में दी गई रानी पद्मावती की कथा, जिस प्राचीन लोकाख्यान के आधार पर गढ़ी गई होगी, संभवतः वही प्राचीन कथा 16वीं शताब्दी ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत का भी आधार बनी होगी। अगली कड़ी में देखिए, चालुक्यों के प्रधानमंत्री ने दंडनायक से कहा, यदि चौहान राज्य के नागरिकों को तंग किया तो तुझे गधे के पेट में सिलवा दूंगा।